हेलो बच्चों। और आज हम करने वाले हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स का ये लास्ट लेक्चर है हमारा। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन हेलोजन एटम, उनको बोलते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहला हम करने वाले हैं डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी वाले कई बार एक व्हाइट सा पाउडर जो है नालियों में डाल के रखते हैं। वो पाउडर क्या है? दैट इज डीडीटी। सो जैसे मैंने बताया, इट स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है, इट इज 2,2-bis 4-chlorophényl 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो पॉल मुलर ने की थी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉल, मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय पॉल मुलर। और इसी काम के लिए उसको 1948 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी। तो इसके पीछे कारण ये था कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है यूज क्या होता है, कि इट इज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स। तो ये इंसेक्ट्स को किल करने में मदद करता है। और उससे पहले क्या होता था कि जो मलेरिया होता था वो बहुत ज्यादा, मतलब एक ड्रेडली डिजीज थी, मतलब उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। तो उसको कंट्रोल करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डीडीटी का रहा, क्योंकि एक बार मच्छरों को प्रॉपरली मारा गया तो उससे कंट्रोल में आ गया वो सारा चीज। और दूसरा, ये एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। तो इस वजह से नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया पॉल मुलर को 1948 में। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन कैसे हम करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? ट्राइक्लोरो इथेनॉल, या हम इसको कई बार ऐसा भी बोलते हैं, दिस इज 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, या सिंपली ट्राइक्लोरो इथेनॉल। जब इसको क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये यहां से इस तरह से वाटर निकल गया और वी गेट DDT। सो इट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और 2,2-bis, आपको पता है नंबरिंग हम यहां से करेंगे और इसको अलग से करते हैं नंबरिंग, जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो ये तो हो गया इसका यूज, मैंने आपको बता दिया कि पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स होता है। पर इसका साइड इफेक्ट ये है कि बहुत सारे जो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इट कॉजेज पॉल्यूशन इन रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज, मतलब ये इजिली डिकम्पोज नहीं होता। दूसरा क्या है कि इट इज फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल होने की वजह से ये एनिमल के टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होता है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें फिश के, तो उससे उनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। और तीसरा जो है कि बहुत सारे जो स्पीशीज है वो दे डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड द डीडीटी, मतलब वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस ही डेवलप होगी। तो क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए 1973 में यूएसए ने तो इसको बैन कर दिया है। पर इंडिया और जो दूसरी एशियन बहुत सारी कंट्रीज है या अफ्रीकन कंट्रीज है, उन वहां पे अभी भी इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है। तो दिस इज डीडीटी। देन सेकेंड कंपाउंड्स आता है हमारे पास, जो दैट इज फ्रियोन। तो फ्रियोन क्या होता है? फ्रियोन आर, these are chlorofluoro compounds of methane and ethane in which all hydrogen atom has been replaced by Cl or F. So what are the freons? Freons are chlorofluoro compounds of methane and ethane in which all hydrogen atom has been replaced by chlorine and fluorine, and they are named on the basis of number of F atoms. अगर एक फ्लोरीन एटम्स है उनके अंदर तो उसका नाम रखा गया फ्रियोन 11, दो है फ्रियोन 12। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक फ्लोरीन है तो इसको बोलेंगे हम फ्रियोन 11। अगर दो फ्लोरीन एटम है तो फ्रियोन 12, तीन फ्लोरीन एटम है फ्रियोन 13, और उसी तरह से अगर चार फ्लोरीन के एटम्स है तो उसका नाम होगा फ्रियोन 14। तो हम इनमें से एक जो काफी ज्यादा यूज होने वाला है, दैट इज फ्रियोन 12। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि क्या होता है, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे हम फ्लोरीन लेके आ जाते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर हम SbF3
ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5, सो वी गेट फ्रीऑन 12। ये इसका प्रिपरेशन हो गई। फिर इसका यूज करते हैं। तो इसका जो यूज है हमारे पास, एक तो ये एरियोसोल स्प्रेज के अंदर यूज होता है। एरियोसोल स्प्रे में इसका बहुत ज्यादा यूज है। एरियोसोल स्प्रे क्या होती है? एरियोसोल स्प्रे होती है हमारे पास जैसे डिओड्रेंट्स हो गए, या बहुत सारी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे होती है। और उसके अलावा हमारे पास है जैसे लाल हिट, काला हिट, हम जो मॉस्किटो को या दूसरे जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए तो उनके अंदर ये होता है। तो एक तो ये एरियोसोल स्प्रे में हो गया। दूसरा क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज होता है। इट इज यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, एज अ कूलिंग एजेंट। रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर्स के अंदर रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे, रेफ्रिजरेटर के तौर पे इसमें हम यूज करते हैं। नाउ इसका जो साइड इफेक्ट ये है, आपने पढ़ा भी होगा ये, तो इसका जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ये है कि अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहां पे ये ओजोन लेयर को फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू उसके डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है ये। तो इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिकॉज इट डिप्लीट ओजोन लेयर थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये हमारे पास जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें डिटेल में आता है कि किस तरह से फ्रीऑन ब्रेक डाउन होते हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको, उस लेयर को थिन कर देते हैं या उसके अंदर होल क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास दो कंपाउंड्स, जिसमें हमने पहला किया DDT, सेकंड हो गया फ्रीऑन। थर्ड हम करते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। थर्ड कंपाउंड है BHC। BHC को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका दूसरा नाम गैमेक्सन भी है, और इसको लिंडेन नाम से भी जानते हैं, एंड अनदर नेम इज 666। इतने सारे नाम हैं इसके। तो इसकी जो प्रिपरेशन हम करते हैं वो करते हैं बेंजीन से। ये बेंजीन अगर हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन गया, आपको पता है कि बेंजीन में C6H6 होता है। तो यहां पे क्या हो गया, हमारे पास हर जगह Cl आ गया एक, मतलब H तो पहले ही था, साथ में Cl भी उसमें इंट्रोड्यूस हो गया इस तरह से। सो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑफ कोर्स बेंजीन तो इसके अंदर नहीं है, बेंजीन का तो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, बट कॉमन नेम इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। और इसका IUPAC नेम अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सिन। दिस इज इट्स IUPAC नेम, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सिन। तो ये हो गया जी। अब इसका जो यूज है, इट इज मोर पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स देन DDT, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज करते हैं हम, इट इज यूज टू किल टर्माइट, टर्माइट वाइट एंड्स, दीमक बोलते हैं हम जिसको, तो उसको किल करने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। देन फोर्थ कंपाउंड पे आते हैं हम, दैट इज आइडोफॉल। टोटल 6 कंपाउंड है हमारे पास, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। सो फोर्थ कंपाउंड इज आर आइडोफॉर्म। CHI3 and its name is triiodomethane. ट्राइआइडोमीथेन। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे एक अलग सी स्मेल होती है, और इवन जब हम
वापस अपने घर पे आते हैं तो वही स्मेल हमारे कपड़ों में भी आती है। तो जो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है वो हॉस्पिटल वाली स्मेल, वो किसकी वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम पहले इसके यूज की ही बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ पावरफुल, क्या करेंगे इसका? इट इज अ पावरफुल डिसइंफेक्टेंट। तो ये जो पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है, इट इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिलीज I2, क्योंकि आयोडीन लिबरेट करता है, इस वजह से ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है। अपने आप में ये डिसइंफेक्टेंट नहीं है, बट इट्स एबिलिटी टू रिलीज I2। और इसकी अगर हम प्रिपरेशन देखें तो आने वाले चैप्टर में बहुत सारे में देखेंगे कि जैसे ये हो गया जी, अल्कोहल से हमने, ठीक है, दिस इज ब्यूटेन 2-ओल या प्रोपेनॉन, इनसे अगर हम बनाएंगे इसको तो उनसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है आगे। मतलब ये वाले कंपाउंड यूज करते हैं हम इसको बनाने के लिए। कैसे? जैसे सपोज कि हमने ब्यूटेन 2-ओल से बनाना है, तो ब्यूटेन 2-ओल से या इथेनॉल से भी बन सकता है ये। तो जब हम I2 और NaOH के साथ इसको हीट करते हैं तो हमारे पास ये बन गया CH, दिस इज, पहले इसका कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी फर्स्ट स्टेप में सिंगल NaOH से, CH2CH3 प्लस NaINH2। तो फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये हमारे पास कीटोन बन गया, कीटोन जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगा I2 और NaOH के साथ, यानी 3NaOI, और यहां से ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगी, हमारी जो मिथाइल ग्रुप था उसकी आयोडोफॉर्म होगी और बाकी जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप है वो ऐसे ही रहा, CH2C डबल बॉन्ड O ONA प्लस 2NaOH। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बन गया, हमारे पास ट्राइआयोडोमीथेन बन गया। और तो हॉस्पिटल में जैसे मैंने आपको बताया इसको कॉमनली यूज कर दिया, पर इसकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, तो आजकल उसकी जगह पे कुछ दूसरे डिसइंफेक्टेंट हम यूज कर रहे हैं वहां पे, जैसे लाइजोल आ गया हमारे पास। तो वो भी क्या करता है कि काम तो सेम करता है पर उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है। तो ये हो गया जी फोर्थ कंपाउंड। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। और इसकी जो प्रिपरेशन है, मैंने यहाँ पे तीन मेथड लिखे हैं। एक तो इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, दूसरा है एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर, उससे बनाया जाता है। एंड देन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसकी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करते हैं, तब भी हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन जाता है। दिस इज 3Cl2 बैलेंस करने के लिए, ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसका जो यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रेजिन्स, रबर, ऑयल और फैट्स, ठीक है। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस, एंड अर्लियर इट वाज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक एजेंट्स इन सर्जरी। बेहोश करते हैं जब ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें क्लोरोफॉर्म यूज की जाती थी। पर इसके कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इंसान एकदम बेहोश होता है, हेडेक होती है उसकी, कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी होती है, नॉशिया भी हो सकता है। और ये बहुत सारे केसेस में जो है लीवर को भी अफेक्ट करता है, और लीवर और किडनी दोनों को। तो इसलिए आजकल इसका यूज सर्जरी में जो है वो कम कर दिया गया है और उसकी जगह पे दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट यूज किए गए हैं। अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखो तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं दिया है, पर बहुत सारे क्वेश्चंस या आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे पास चैप्टर्स में, उसमें भी इसका यूज होता है।
तो हम यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 की। तो सबसे पहला कि अगर ये ऑक्सीडेशन होती है इसकी एयर एंड लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है एक पॉइजनस गैस जिसका नाम है फॉस्जीन। पॉइजनस गैस है, हाईली पॉइजनस। तो ये होगी जिसकी ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर हम इसकी करते हैं रिडक्शन, अब रिडक्शन भी इसकी हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं। अगर हमने इसकी रिडक्शन की जिंक प्लस HCl के साथ, तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, यानी मिथाइलिन क्लोराइड। पर अगर हम इसकी करते हैं जिंक प्लस वाटर के साथ, तो उस केस में हमारे पास जो ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है मीथेन। प्लस HCl, तो ये दोनों हो गई रिडक्शन। अगर हम इसकी हेलोजिनेशन करते हैं तो इसमें बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज हेलोजिनेशन। हाइड्रोलिसिस करें अगर हम KOH अल्कोहलिक की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है हमारे पास 3KOH। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -3KCl, और H आ गया OH OH OH। और आपको पता है कि कभी भी जब एक कार्बन पे मोर देन 1 OH आते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, उसमें से हमारे पास एलिमिनेशन हो जाती है एंड वी गेट HCOOH फॉर्मिक एसिड, और ये फर्दर जो है वो HCOOK बना देता है। देन अगर हम इसकी नाइट्रेशन करें तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे सारे रिएक्शन इसके दिखाए हैं, दिस इज हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करें तो नाइट्रेशन करने पर CCl3.NO2 + H2O, तो ये बनती है, इसको बोलते हैं हम टीयर गैस। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल कंपाउंड बनते हैं टीयर गैस, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन हो गया। अगली प्रॉपर्टी, अगर हम करते हैं इसको सिल्वर के साथ हीट, तो हमारे पास इथाइन गैस बनती है। डीहेलोजिनेशन बोलेंगे हम इसको, हेलोजन को रिमूव करना। अच्छा, अगर हम इसमें डालते हैं एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी एसीटोन के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास क्या बन गया, एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग बन गई। दिस इज कॉल्ड क्लोरिटोन, जो कि एज ए हिप्नोटिक्स यूज करते हैं। बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स के अंदर इसका यूज होता है। तो दिस इज हिप्नोटिक्स यानी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। देन अगर हम इसमें डालते हैं फिनोल और NaOH, फिनोल प्लस NaOH, तो हमारे पास अगले जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, यानी अल्कोहल फिनोल ईथर, वहां पे हम इसको डिटेल में और करेंगे। प्लस 2H2O, दिस इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, and this is a name reaction, it is known as Reimer-Tiemann reaction। Reimer-Tiemann reaction बोलते हैं इसको। एंड द लास्ट, अगर ये रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन और KOH के साथ, दिस इज प्राइमरी अमाइन एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो हमारे पास
एक ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड और कार्बाइलेमाइन। आइसोसाइनाइड और कार्बाइलेमाइन प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी सारी डिस्कस की एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। और इस कैटेगरी में हम लास्ट पे आते हैं इसकी स्टोरेज। स्टोरेज बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत जगह पे अभी भी एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है। सो स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन लिखा था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एयर और लाइट की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये बन जाती है एक फॉस्जीन नाम की गैस COCl2 half O2 plus HCl. So this is phosgene and it is highly poisonous gas. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने क्लोरोफॉर्म प्रॉपरली स्टोर नहीं की तो लाइट और एयर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगी, फॉस्जीन। और जब ऐसे वाली क्लोरोफॉर्म को जो है एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाएगा किसी भी पेशेंट में, किसी भी पेशेंट के लिए, तो क्या हो सकता है उसको बहुत ही मतलब उसमें डेथ भी हो सकती है या बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके किडनी और लीवर अफेक्ट हो सकते हैं ये पॉइजनस गैस की वजह से। तो इसलिए इसकी स्टोरेज बहुत जरूरी है। तो स्टोरेज करने के लिए क्या करते हैं, नंबर 1, सो इट इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल। डार्क कलर्ड बॉटल फिल्ड अप टू ब्रिम। फिल्ड अप टू ब्रिम। ब्रिम होता है जहां पे ऊपर हम कैप लगाते हैं ना बॉटल की, वहां तक इसको भरा जाता है। तो डार्क कलर बॉटल इसलिए ताकि लाइट डायरेक्ट उसके ऊपर कांटेक्ट में ना आए। और ब्रिम तक क्यों भरते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन के लिए चांसेस कम रहे, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है कि बेशक हमने डार्क कलर की बॉटल में रखा या ऊपर जहां तक उसका कैप लगी, ढक्कन लगा, वहां तक भर दिया, in spite of that there is a possibility that oxygen may enter and phosgene may be produced there. तो दूसरा क्या किया जाता है, ethanol is added to it. ethanol is added to it. अब जो इथेनॉल है तो हमारे को पहले ही पता है कि नॉन पॉइजनस है, इसका तो कोई मतलब पॉइजन तो नहीं होता इससे। तो वो करता क्या है इथेनॉल, अगर उसमें फॉस्जीन बन जाए, ये थी हमारे पास फॉस्जीन which was poisonous, तो जो इथेनॉल हमने ऐड किया वो इसको कन्वर्ट करता है और नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट में। सो दिस इज नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोफॉर्म। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास दैट इज मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, और डाइक्लोरोमीथेन भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका मैं वैसे ही आपको यूज यहां पे बता देता हूं, आप एनसीईआरटी की बुक से इसको पढ़ सकते हो, उसमें भी लिखा हुआ सारा। तो इसका जो यूजेज है, इट इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर, एज अ प्रोपेलेंट इन एरियोसोल एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो क्या क्या बोले, 3 यूजेज हमने इसके बात की, सॉल्वेंट फॉर अ पेंट रिमूवर, देन प्रोपेलेंट इन एरियोसोल्स, एंड बहुत सारी ड्रग्स बनाने के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। सेकंड क्या है कि इट इज यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मेटल को क्लीन और फिनिश करने के लिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो साइड इफेक्ट क्या है कि इट अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक्सपोजर टू स्मॉल लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड कॉजेज स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन।
थोड़ा सा सुनना बंद हो जाता है, थोड़ा सा देखना बंद हो जाता है। एंड हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉजेज डिजीनेस, नॉशिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द फिंगर एंड टोज। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आईज में हो जाए तो आईज में ये इरिटेशन कॉज कर सकता है और माइल्ड रेडनेस भी हो सकती है उससे। एंड देन द लास्ट कंपाउंड है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको हम पायरीन बोलते हैं। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो मीथेन से, मीथेन की जब क्लोरीनेशन करते हैं हम सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये बन जाता है। तो इसके क्या क्या यूजेस है और क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरियोसोल कैन्स। दूसरा, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ फ्रीऑन्स एंड अदर केमिकल्स। एंड थर्ड, it is used as a solvent in the manufacturing of pharmaceuticals. And 1960 से पहले इसको यूज किया जाता फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ पायरीन। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और इसके जो साइड इफेक्ट ये है कि एक्सपोजर ऑफ CCl4 कॉजेज कैंसर, लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। ठीक है जी। And the most common effects are dizziness, lightheadache, nausea, vomiting. दूसरा कि exposure of CCl vapors can make heartbeat irregular and may even stop it. When brought in contact with eyes, it causes irritation. और ये environmental effect है कि it also deplete ozone layer. तो ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, लाइक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फ्रीऑन्स। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट करते हैं और उससे ओजोन की लेयर जो है डिप्लीट होती रहती है। तो ये हो गया जी हमारे पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड। एंड विद दिस द चैप्टर इज ओवर। अब आपने क्या करना है कि आपको जो है वो बहुत सा इसमें असाइनमेंट्स में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, एमसीक्यूज पर्टिकुलरली मोर देन 100 क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी होंगे। तो उनका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए क्लास के जो, तो उसके लिए भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा ताकि आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो विद दिस और दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। और आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करें। किसी कॉन्सेप्ट में आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे को बताइएगा। थैंक यू।